हमारा अगला जो सेशन है, जो चर्चा परिचर्चा है, हम साहित्य में युवाओं की आवाज़ विषय पर करने वाले हैं। हमारे साथ मुदित और भव्या जुड़ेंगे, जिनको मैं मंच पर आमंत्रित करता हूं। मुदित और भव्या मंच पर आए। हम अगले सेशन युवाओं का साहित्य में योगदान विषय पर प्रारंभ करने जाएं। फोन करके बताते रहते हैं ये किताब आई है, मयंक भाई पढ़ो, ये किताब आ रही है, सबको पढ़ाओ। सबसे अच्छी तरीके से किताबों को प्रमोट करने का काम अगर मुझे लगता है कोई करते हैं तो मुदित जी करते हैं। एक बार जोरदार तालियां मुदित जी के लिए। हमारे साथ भव्या सिन्हा है, पीएचडी की शोध छात्रा है, अंग्रेजी साहित्य में पीएचडी कर रही है, क्राइस्ट यूनिवर्सिटी बेंगलोर से। 8th क्लास में जब वो थी उस समय से वो कविता लेखन कर रही है और कविता में उनका इतना इंटरेस्ट है कि उसको फुल टाइम, उसको अपने जीवन का एक ऐसा हिस्सा बना लिया है जिससे वो दूर नहीं हो पा रही है। तो हम इन दोनों से बात करेंगे अपने विषय साहित्य का, युवाओं का साहित्य में योगदान। सभी को नमस्ते और मयंक भाई बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो कल मैं यहाँ पहुँचा और इतना शानदार कार्यक्रम कल देखने के लिए मिला, तो मुझे यहाँ बुलाने के लिए और इस सेशन में शामिल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। Hello. First of all, thank you for having me here. It's a big opportunity. I was looking forward to this event, and now that I'm here, it feels very surreal. So I'm looking forward to the conversations that we will have, and however in which way I can contribute to this conversation. I'll try my best. Thank you. झांसी की धरती में बुंदेलखंडी भाषा को जानने वाले, उनको बोलने वाले लोगों के बीच हिंदी साहित्य और अंग्रेजी साहित्य की चर्चा होने वाली है। ये अपने आप में एक बहुत ही अनूठी और महत्वपूर्ण बात है। दो भाषाओं का संगम आज जो होने जा रहा है, उसमें सबसे पहले तो मैं मुदित जी से एक प्रश्न करूंगा कि आपको ये लेखन की प्रेरणा कैसे मिलती है? चूंकि आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आते हैं और साहित्य से देखा जाए तो आपका एकेडमिकली या किसी भी तरह से वास्ता नहीं रहा है। आप इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करते हैं, इंजीनियरिंग की पढ़ाई के दौरान लेखन प्रारंभ करते हैं और कैसे अपना सफ़र साहित्य की ओर ले जाते हैं, बताइए। तो उससे पहले कि मैं आपके सवाल का जवाब दूं, एक बार ये देख लेते यहाँ कितने लेखक बैठे हुए हैं, ठीक है? तो ज़रूर। मेरा ऐसा मानना है कि हर किसी के अंदर एक लेखक छुपा हुआ बैठा हुआ है और वो कई मौक़ों पर निकल जाता है, कई मौक़ों पर नहीं निकल पाता है। कुछ लोग निकाल पाते हैं, कुछ लोग नहीं निकाल पाते, कुछ लोग छुपा करके ही रखते हैं। तो जो आगे जो टीम बैठी हुई है, प्रशासन की टीम बैठी हुई, उसमें भी मुझे पता है कि बहुत सारे लोग लिखते हैं कविताएं, खास करके अपनी एक छोटी सी डायरी की, अपना एक छोटा सा स्पेस होगा जिसमें वो शायद लिखते होंगे। तो बस मैं ये जानना चाहूँ, शुरू से लेके आखिरी तक जितने भी लोग लिखते हैं वो एक बार हाथ उठा सकते हैं प्लीज़? कविताएं लिखते हैं, कहानी लिखते हैं, कुछ और लिखते हो अगर तो, रिपोर्ट लिखते हो, लिखते, थैंक यू सो मच। तो लिखना दरअसल बचपन से ही शुरू हो जाता है। लिखना, मैं उस लिखने की बात नहीं कर रहा हूँ जो आप स्कूल में दिए गए होमवर्क के बारे में बात करें या आपको एकेडमिकली जो लिखना है उसके बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। लिखना मैं कह रहा हूँ कि आप कोई किस्सा लिखते हैं, कोई कहानी लिखते हैं, कोई कविता लिखते हैं, राइमिंग कर देते हैं। तो बचपन में अगर आप जाएंगे, आप सभी जब अपने बचपन में जाएंगे तो आप याद करेंगे कि आप कुछ यूं ही अपनी डायरी में पीछे कुछ लिख दिया करते थे, कोर्स की कॉपी में भी कुछ लिख दिया करते थे, 2 राइम करते हुए कुछ लिख दिया। तो लिखने की शुरुआत दरअसल वहीं से होती है, धीरे धीरे वो बढ़ती चली जाती है। मेरे साथ भी लिखने की शुरुआत ऐसे ही हुई। और हेलो पापा आर्मी से रिटायर्ड हैं, तो पापा अपने फौज के किस्से सुनाया करते थे घर में। तो वो कहते थे कि मैं पूरा मंच जो है या पूरी महफिल जो होती थी उसका हीरो मैं रहा करता था। पापा ऐसा कहते हैं क्योंकि उनके पास शेर व शायरी की थोड़ी ताकत थी। तो जब भी वो ऐसे कोई ग्रुप होता था, फौजियों की पार्टी होती थी, तो
तो उसमें वो महफिल लूट करके ले जा लेते थे। तो वो यही गुर उन्होंने मुझे बचपन से सिखाने शुरू कर दिए कि तेरे स्कूल में बेटा कुछ फंक्शन होगा ना, ये स्टेज पे जब तेरे को बुलाया जाएगा 4 लाइन ये सुना देना, वाह हो जाएगी, मज़ा हो जाएगा। में जब ऐसे कार्यक्रम होते हैं, जैसे सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, एनुअल फंक्शंस होते हैं, तो खाली समय है, गेस्ट आकर के बैठ गए, कुछ शुरू नहीं हुआ, तो टीचर्स ढूंढते हैं कि मुदित कहाँ है, मुदित को बुला लो, वो कुछ इंगेज कर लेगा। हम गए स्टेज पे, हमने काका हाथरसी जी की कविता सुना दी, हमने उल्लड़ मुरादाबादी जी की कविता सुना दी। तो ये कुछ हास्य कविताएं उन्होंने मुझे सिखा करके रखी हुई थी। वहाँ से पता चला कि कविता दरअसल चीज़ क्या है और कविता में कितनी ताकत है, वो इतने सारे लोगों को एक साथ बांध सकती है। तो वहाँ से कविता के संस्कार जो है वो शुरू हुए और पढ़ाई के साथ साथ वो कहीं ना कहीं जो वो पोएट भीतर था वो धीरे धीरे डेवलप होता रहा और लिखना शुरू किया। फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्म तब आए ही थे, वहाँ पे अपने आप को एक्सप्रेस करना शुरू किया, तो पता चला कि लोग पसंद कर रहे हैं आपका लिखना। तो फिर धीरे धीरे वो यात्रा शुरू हो गई और वो कब तब्दील हो गई प्रोफेशन में, ये सही मुझे नहीं लगता। अच्छा, यही प्रश्न मेरा भव्या आपसे है कि आपको कैसे लेखन की राह में जाना है, ये आपने निश्चित किया, प्रेरणा कहाँ से मिली आपको? तो मेरे लिए भी स्टार्टेड आउट वेरी बिकॉज आई फील लाइक जो भी लिटरेचर में या राइटिंग में जाते हैं वो बचपन से लिख रहे होते हैं। स्टार्ट करने के लिए एक पढ़ने वाला चाहिए। मेरे लिए वो मेरे घर से था और मेरी इंग्लिश टीचर थी। एंड आई फील लाइक अगर एक इंसान ऐसा है जो आपकी पोएम्स पढ़ रहा है, चाहे आप जैसा भी लिख रहे हो, अगर बचपन में लिख रहे हैं, नाउ दैट आई गो बैक एंड आई रीड व्हाट आई यूज्ड टू राइट, आई एम नॉट वेरी प्राउड ऑफ इट, बट समबडी वाज व्हेन आई वाज राइटिंग। एंड अगर कोई एक इंसान आपको बोल दे कि जो लिख रहे हैं वो अच्छा है, इतना सा चाहिए होता है लिखते रहने के लिए। तो आई ऑल्सो स्टार्टेड आउट राइटिंग ऑन फेसबुक इटसेल्फ। एक रीड आता था, एक से करते करते 20 आया। तो जब 20 आता था तो वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात होती थी। इतनी बड़ी बात होती थी कि उस पर मैं लिख लेती थी और फिर मैं वो डाल देती थी। 21 आ गया, वो उससे भी बड़ी सेलिब्रेशन की बात होती थी। तो अभी वहाँ से लेकर अब आज अगर 1000 रीड्स आ रहे हैं, 2000 आ रहे हैं, तो अब रियलाइज़ होता है कि जब उस समय की बात इतनी बड़ी लगती थी तो वो एक्चुअली थी। दैट्स द रीज़न दैट आई एम स्टिल राइटिंग। एंड ऑल्सो आई फील लाइक लिखने के लिए पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो मेरे लिए वो पढ़ाई से ही शुरू, मतलब किताबें पढ़ना शुरू करा। पापा बुक्स लेके आते थे, खुद इतना पढ़ने में उनको इंटरेस्ट नहीं था पर कलेक्शन पूरा था। तो मुझे ऐसा कुछ डायरेक्शन नहीं मिला कि मैं क्या पढ़ूँ, तो जो मिलता था वो पढ़ लेती थी और उसमें से कुछ ऐसा अच्छा लगा तो वो निकाल लिया, वहाँ उसको इंस्पिरेशन की तरह यूज़ किया, कुछ भी लिखा। लिखते लिखते स्कूल की कॉपीज़ के पीछे लिखते लिखते somebody would read anything that you are writing, somebody would tell you that it's nice, you will hold on to that one compliment and then you will write for the rest of your life. That's what happened with me. एक compliment, एक support and then I'm writing and I hopefully will write. अच्छा, अगर मैं आपकी कही हुई बात को समझ करूं तो लिखे हुए को पढ़कर अगर कोई हमें सराहना करता है, उसकी हमें प्रेरित करता है और लिखना है, तो हमारा लेखन बहुत तेजी से आगे बढ़ता है और हमारे लिए सरल होता है। एक इंसान चाहिए प्रेस करने के लिए स्टार्टिंग में, उसके बाद आप खुद करेंगे। एक इंसान हमें ऐसा चाहिए जो हमारे लिखे हुए को सराहे, हमें बताए। तो ऑडियंस से इससे रिलेटेड कोई प्रश्न है, इससे संबंधित कोई कुछ प्रश्न पूछना चाहता है? आप जो लिखते हैं, आपके लिखे हुए को कौन पढ़ता है? कोई प्रश्न है? सभी श्रोताओं से निवेदन है, अगर किसी का कोई प्रश्न है तो हमसे जरूर पूछिए। आपके लिखे हुए को कौन पढ़ता है या लिखे हुए को पढ़ना क्यों जरूरी है? जी, माइक आ रहा है। सर का मुदित सर के पिताजी फौज में थे, उनके लिए एक लाइन याद आ गई मुझे कि फौजी फौज में, हाँ, बोलिए कि फौजी फौज में रहता है, गम के आंसुओं को पीता है, कि फौजी फौज में रहता है, गम के आंसुओं को पीता है,
वो बेदर्द जमाना क्या जाने फौजी क्या क्या सहता है। धन्यवाद। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। आप में एक बढ़िया एक वीर रस के कवि की संभावनाएं मुझे दिख रही हैं। आप काम कीजिएगा अपने आप। अच्छा, लिखे हुए को सराहना जरूरी है, साथ में कोई अगर कुछ सुनाए उसको भी सराहना बहुत जरूरी है। एक बार जोरदार तालियां भाई साहब के लिए। आगे बढ़ाते हैं हम सेशन को। तो आज के साहित्य में, फिर चाहे वो हिंदी का हो, अंग्रेजी का हो, किसी और लोक भाषा का हो, किसी और क्षेत्रीय भाषा का हो, उसमें युवाओं का योगदान क्या है और युवाओं के सामने चुनौतियां क्या क्या है? सबसे पहले हम भव्या आपसे जानना चाहेंगे। तो अभी ना ये बहुत इंटरनेट एज है, एवरीबडी इज राइटिंग। इट्स गुड ऑल्सो एंड इट्स बैड ऑल्सो इन द सेंस कि अगर आप कुछ लिखोगे कोई ना कोई पढ़ेगा, बट एट द सेम टाइम सभी लिख रहे हैं, तो हाउ डू यू स्टैंड आउट? आई थिंक वन थिंग इज कंसिस्टेंसी। आपको लिखते रहना है, एक ना एक दिन कोई ना कोई पढ़ेगा, और मतलब यू नो वन पर्सन रीड्स makes another person read that too, and somehow it forms a circle, it forms a connection. That's how you go out in the world and your work is being read. But एक चीज़ मुझे जो exploitative लगती है about internet is that everybody is out there to get you. मतलब for a writer the most important thing is gratification, but at the same time that gratification from the wrong person can be exploitative also. Just for me, when I started writing, people will tell you give me this amount of money, I'm going to make you famous, give me this amount of money, I'm going to publish your work. Many a times because we want that gratification, उन्हें चाहिए कि कोई हमारा वर्क पढ़े. As a writer you're just very desperate to be read. आपको to be very honest पैसे नहीं चाहिए. पैसे चाहिए होते तो आप राइटर नहीं बनते, क्योंकि it's very difficult to earn being a writer, because again everybody is a writer inherently, I feel. So you have to be on a lookout for the right thing to do in literature, or the right person to reach out to, जो आपको direction दे सके. I also feel like जब ऐसा होड़ होता है, everybody is doing something, everybody is, so उसमें ना बहुत बार आप मतलब भूल चूक हो जाती है, समझ नहीं आता क्या करें. जैसे आई रिमेंबर दिस वन टाइम अ पेज रीच्ड आउट टू मी एंड दे सेड कि हम कोई अवार्ड फंक्शन कर रहे हैं, एंड उन्होंने मुझे लिंक भी भेजा. आप अगर उसको खोलोगे तो आपको प्रॉपर वेबसाइट भी दिखाई देगी. आप उनको पे भी करो और वो आपकी किताब का या आपकी पोइट्री को उस पर डाल भी देंगे, बट देन इट्स and then that's hurtful because you don't realize what you're doing, if it's right or wrong, you just feel exploited. And that's one challenge I think people face. अच्छा, जैसे आपने बताया तो अभी कुछ ही दिनों मैंने सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे देखा था कि बहुत सारे ऐसे प्रकाशन घर बन गए हैं, ऐसी वेबसाइट्स बन गई हैं जिनको आपको सिर्फ कंटेंट बताना, आप क्या लिखना चाहते हैं, लेखक आपको वो देंगे, क्या कवर डिज़ाइन होगा सारा वो निश्चित करेंगे, मार्केट तक कैसे पहुंचेगी सब वो निश्चित करेंगे, सिर्फ नाम आपका होगा, लेखक भी आपको पैसे देकर बनाया जा रहा है. ऐसी बहुत सारी स्थितियां हमको देखने को मिलती हैं. मुझे आपका इसके बारे में क्या कहना है? जो आप पहले जो था वो उसके बारे में मैं थोड़ी और बात करना चाहूँगा. अभी के समय में पहली बात तो कि साहित्य में युवा जो एक टर्म है युवा, तो अंग्रेजी का तो मुझे नहीं पता, हिंदी में हिंदी के हिसाब से हम अभी युवा नहीं हैं, हम अभी बच्चे हैं. हिंदी साहित्य में 40 के बाद युवा होता है. ठीक है, तो अभी हम वहाँ तक नहीं पहुँचे, लेकिन अभी जो समय है दरअसल उसमें सबसे बड़ा एडवांटेज टेक्नोलॉजी है और सबसे बड़ा चैलेंज भी टेक्नोलॉजी है. और धीरे धीरे ये और बढ़ता चला जा रहा है. अब उदाहरण के लिए देखिए, जैसा आप ही कह रहे थे कि अब आपको राइटर बनने के लिए लिखने की ज़रूरत नहीं है. आप 4-5 लोगों की एक टीम बनाई गई है जो आपके आइडियाज सुनेंगे, लिखेंगे और आपकी किताब रेडी हो जाएगी, है ना. सेम चीज़ टेक्नोलॉजी भी करे. अभी AI जैसे टूल आ गए, ChatGPT जैसे टूल आ गए, जिसमें आप बहुत जल्दी फटाफट लिख सकते हैं. तो ये समय जो है ये प्रोडक्टिविटी का समय है, ये क्रिएटिविटी का समय कम हो रहा है. यहाँ पर मढ़ना ज़्यादा हाईलाइट हो रहा है, गढ़ना हाईलाइट कम हो रहा है, रचनात्मकता धीरे धीरे कम हो रही है. धीरे धीरे
हम संवेदनशील कम होते चले जाएंगे, हमारी जो संवेदनाएं हैं वो धीरे धीरे कमज़ोर होती चली जाएंगी, तो हमारी रचनात्मकता भी कम होती चली जाएगी। तो सबसे बड़ा चैलेंज अभी हमारे लिए क्रिएटिविटी का, रचनात्मकता का है। लेखन, कोई चीज़ आज यहाँ क्या हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ये लिख दिया, ये लेखन हो गया, लेकिन उस लेखन में रचनात्मकता कैसे आएगी, ये सबसे बड़ा चैलेंज अभी हमारे जैसे राइटर्स के साथ है। मुझे तो ऐसा फील होता है। अच्छा, आपने जैसे बताया कि अभी फिलहाल चुनौती जो सबसे बड़ी है, रचनात्मकता कम हो रही है, और ऐसे एआई जैसे टूल्स जितने बनते जा रहे हैं वो हमारे लिए लिखकर कुछ भी दे देते हैं। तो आप इस चुनौती से कैसे सामना करते हैं, या आप जैसे युवा इस चुनौती से कैसे सामना करते हैं? हाँ, ओके, सो जैसे AI टूल है, ये जो भी क्रिएट करता है, इट क्रिएट्स फ्रॉम अ डेटाबेस दैट ऑलरेडी एग्जिस्ट्स। तो अगर आप कुछ AI टूल के थ्रू लिखवाते हो, it writes like the other person, it writes like everybody else but not you. अगर जैसे आप अगर ChatGPT को बोलो कि आई वॉन्ट अ पोएम रिटन अमृता प्रीतम के स्टाइल में, और यू वॉन्ट्स अ पोएम रिटन इन द स्टाइल ऑफ एमिली डिकिंसन, इट विल गिव यू अ पोएम रिटन इन दैट स्टाइल, बट दैट इवन इफ यू गिव AI टू द कंटेंट टू राइट, किसी और की तरह लिखेगा, आपकी तरह नहीं लिख सकता, क्योंकि आपने अभी लिखा ही नहीं है। तो आई फील लाइक द ओनली थिंग दैट गोज अगेंस्ट AI टूल इज ह्यूमन टच, ह्यूमन क्रिएटिविटी। आर्ट इज द ओनली थिंग दैट AI कैन नॉट क्रिएट। सो आई डोंट थिंक देयर इज अ वे टू यू नो, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का कोई तरीका नहीं है। ये प्रॉब्लम आर्टिस्ट्स के लिए, जेन्युइन आर्टिस्ट के लिए है ही नहीं, क्योंकि AI लिख नहीं सकता, किसी और की तरह लिख सकता है, आपकी तरह कभी नहीं लिख सकता। सो इफ यू वांट टू चैलेंज AI टूल्स, जस्ट राइट। आई थिंक दैट्स इनफ। यू जस्ट हैव टू बी क्रिएटिव, जस्ट राइट योरसेल्फ। मैंने इसके साथ एक एक्सपेरिमेंट किया। मैं बहुत एक्सपेरिमेंट करने को बड़ा मेरी लर्निंग्स मानता हूँ। तो जैसे ही पता चला कि कोई एक ऐसा टूल आया है जो लिख सकता है, कहानियाँ लिख सकता है, तो मैंने उससे कहानियाँ लिखवाई। एक कहानी, लंबी कहानी मैंने लिखी उसके साथ, ChatGPT के साथ मिलकर के ही। तो उसको लिखते हुए मुझे ये समझ में आया कि जैसे आप कार ड्राइव करते हैं तो स्टीयरिंग आपके हाथ में होता है, और बगल वाला अगर कोई मैप देख रहा है तो वो नेविगेट करता है। तो एक ड्राइवर होता है, एक नेविगेटर होता है। तो ये रोल आप उसके साथ भी कर सकते हैं। आपको ड्राइव करना है या ChatGPT या दूसरे AI टूल को ड्राइव करने देना है, ये आपके उसमें है। ये आपके काम को आसान कर देगा, बट आपकी रचनात्मकता पर जाहिर सी बात है, जो मैं कह रहा हूँ वो असर करेगा। धीरे धीरे आपको ये समझ में आएगा कि वो आप पे हावी हो रहा है। मतलब कहानी का आइडिया मेरे पास था, कहानी मैं लिखने वाला था, लेकिन अब वो टूल मुझ में इतने सारे आइडियाज फीड कर रहा है कि जो मेरा जो ओरिजिनल आइडिया था वो कहीं ना कहीं छूट रहा है, उसके पास जो डेटा है। तो जैसे ही मुझे ये पता चला कि यार ये तो इसने ड्राइविंग जो स्टीयरिंग है वो अपने हाथ में ले लिया, मैं बस इसको ऐसा कर दो, वैसा कर दो, वैसा कर दो, ड्राइविंग जो स्टीयरिंग है वो मेरे हाथ में ही रहना चाहिए। तो जब आपको ये समझ में आ जाएगा तो आप ऐसे टूल्स का इस्तेमाल सही से करने लग जाएंगे, जो कि मैंने एक्सपेरिमेंट करके देखा। अच्छा भव्या, हम देख रहे हैं आज के युवा साहित्य से दूर होते जा रहे हैं, संस्कृति से दूर होते जा रहे हैं, और नेटफ्लिक्स या ऑनलाइन जितने भी स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म है वहाँ पर बहुत समय बिता रहे हैं। किताबें भी आजकल हम सारी PDF फॉर्मेट में पढ़ रहे हैं। जो कागज़ की खुशबू है वो बहुत धीमी पड़ती जा रही, मंदी पड़ती जा रही है। इसका क्या कारण है? ये ना एक डबल एज स्वॉर्ड है। आई डोंट फील लाइक इट्स कम्प्लीटली रॉन्ग। मतलब अगर अडेप्टेशन होता है किसी चीज़ का, तो अडेप्टेशन इज़ एन आर्ट इन इटसेल्फ। आप ये नहीं बोल सकते हो कि ये किसी किताब की सेकंड कॉपी है। यू इन्वेस्ट इन इट, देन यू राइट फर्दर। बट व्हाट आई फील इज कि फॉर द लैक ऑफ अ बेटर टर्म, another thing that is happening is some writers are becoming pop and trendy. By that what I mean is ki this is a nice thing that everybody now reads Amrita Pritam, but that's not because they started reading Amrita Pritam. They read that because it's trending on Instagram. And at
the same time, something like Virginia Woolf or Sylvia Plath, for example, has become very pop. But the difference is they don't want to. They know that okay, Sylvia Plath and how she died. Everybody knows that, but nobody wants to know why Amrita Preetham was writing for a Varisha. So the difference is that literature सब तक पहुँच रहा है, but nobody is trying to investigate into it because जहाँ तक trend है वहाँ तक literature end हो जा रहा है. The difference is, the one thing that I find good is that ऐसे situation में ना there are some things on the internet that are trying to challenge this problem that we have. You will see that there are pages that go further into it. That मतलब what we are doing right now also is sort of challenging that thing that is happening. अच्छा है, मतलब आर्टिस्ट सब तक पहुंच रहे हैं, जो आर्टिस्ट नहीं है वो भी सब तक पहुंच रहे हैं, बट आई थिंक देयर इज अ नीड टू मतलब जैसे आप हैमर और किसी चीज़ पे अटैक करते हो, फर्दर उसको शार्पन करते किस हिसाब से युवाओं को हम साहित्य में कैसे जोड़ सकते हैं, अभी जोड़ते हैं? कितने सारे लोग इंस्टाग्राम पे हैं, रील्स को लोगों ने देखा है, अभी जब शुरुआत में एक सारा हो जाता है कि कितने लोग लिखते हैं तो ज़्यादा कमाल ऊपर से आवाज अभी रील्स में आसान हो गए. देखिए थोड़ी सी ज़्यादा कंज्यूम हो रही है, ये थोड़ी सी हमारी तैयारी है ज़्यादा लोग देख पा रहे हैं या एक्सेस कर पा रहे हैं. प्लेटफॉर्म पर ला करके जब वो चीज़ें आप प्रेजेंट करने लग जाएंगे तो वो जो लोग किताब नहीं पढ़ते उन लोगों के लिए एक रास्ता तो ज़रूर, भले ही रास्ता नहीं, एक पगडंडी तो ज़रूर नज़र आएगी कि यार ये कोई एक किताब की लाइन है, कोई एक बड़े किसी पोएट की कविता है. कितने सारे लोग रील्स में गाने, अभी कौन सा गाना ट्रेंड कर रहा है रील्स में? मोए मोए, है ना. बीच में एक तो ये जो ट्रेंड चलता रहता है ना, क्या होगा अगर मैं ट्रेंडिंग गाने को उठा करके उसमें, अच्छा मोए मोए के साथ ये भी है कि भाई इसको ऐसे देख सकते हैं कि कुछ गड़बड़ हो गया लाइफ में तो मोए मोए इवेंट हो गया, है ना. तो उसमें तो क्या कोई एक ऐसी कविता जो सेम मोए मोए वाली थीम के साथ जा सकती हो और वहाँ पर उस रील में डिस्प्ले हो सकती हो, गाना उसमें वो डाला जा सकता हो, क्या मैं ऐसा कंटेंट क्रिएट कर सकता हूँ रील में ही? तो जो भी लोग ये मोए मोए गाना सुन रहे हैं उनके पास एक कविता भी पहुँच जाएगी. अगर ऐसे सॉल्यूशंस देखे जाएं तो जो भी चीज़ को आप ज़्यादा दूर तक ले जाने की कोशिश कर रहे हैं तो वो शायद हो सकती है, लेकिन बहुत चैलेंजिंग है, बहुत मुश्किल है. ऐसे ऑडियंस को वहाँ से यहाँ तक लेकर के आना बहुत मुश्किल काम है. आप गारंटी नहीं है कि वो उससे आ पाएंगे किताब की तरह भी, कविता की तरफ, लेकिन वही मैं बात कर रहा हूँ कि एक आइडिया ज़रूर दे पाएंगे कि ये भी कोई एक कविता है जिसकी थीम और ये जो म्यूज़िक है वो साथ साथ जा रहा है. ऐसे कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए जा सकते हैं. अच्छा मुदित, अगर हम कविताओं को रील्स या इन सब में बनाएंगे तो मेरा प्रश्न फिर से वही है कि किताबों से युवा कैसे जुड़ेंगे? किताबों से जो दूर होते जा रहे हैं वो कैसे जुड़ेंगे? बहुत मुश्किल है. दरअसल समय का इसमें बड़ा टोटा है. रील्स है 15 सेकंड में काम हो गया. मैं बता रहा हूँ आपको, जितने भी लोग, मैं खुद देखता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है इसमें, बहुत अच्छी हो रही है ना तो मैं स्क्रॉल कर जाता हूँ. क्यों भाई? बात तो मुझे अच्छी लग रही थी, लेकिन मेरे अंगूठे को आदत हो गई है ऊपर जाने की, वो स्क्रॉल करते रहने की, है ना. तो वो कुछ अच्छी बात भी बोल रहा होगा तो मैं 10 सेकंड से ज़्यादा, 20 सेकंड से ज़्यादा रुकूंगा नहीं. तो हमारे समय में अभी ये समस्या ये है कि हम कहीं रुक नहीं पा रहे. बस एक ट्रेडमिल है, उसके ऊपर जा रहे हैं, हमको ये नहीं पता चल रहा है कि हम इससे हेल्दी हो रहे हैं, ये हमको नुकसान कर रहा है, कब रुकना है हम कुछ नहीं पता. हमारी जनरेशन के साथ ही प्रॉब्लम है और प्लेटफॉर्म भी. तो वो चीज
किताबों के साथ तो बहुत ही मुश्किल है। आपको धीरे-धीरे उनको किताबों की तरफ लाना पड़ेगा। जैसे पहले मोटी नॉवेल्स हुआ करते थे, लोग पढ़ लेते थे बहुत अच्छे से। किताबों का आकार भी कम हो गया है और उसकी मोटाई भी कम हो गई है ना? लंबी-लंबी पहले कहानियाँ होती थी, अब कहानियों का आकार और शॉर्ट स्टोरीज़ हो गई हैं। तो ऐसे ही एक्सपेरिमेंट करते रहने पड़ेंगे और आप जैसे आपने शुरू में कहा कि मैं आपको बताता हूँ नई किताब के बारे में, तो अगर आप ये चाहते हैं कि आप जैसे और भी लोग किताबों से जुड़े तो हमें ऐसे इवेंट ऑर्गेनाइज करने पड़ेंगे जिसमें किताबों के स्टॉल हो। इसमें बहुत सारे बच्चे ऐसे आए हुए हैं जो शायद वो स्टॉल्स में पहली बार इतनी सारी इकट्ठी किताबें देखेंगे, अपने लिए किताबें चुनेंगे और ये सारी बातें वो सुन रहे हैं बैठ के। भले ही वो जबरदस्ती बैठे हों यहाँ पर कुछ तो बात अंदर जाएगी। तो हमको ऐसे इवेंट्स ऑर्गेनाइज करते रहने पड़ेंगे, किताबें दिखाती रहनी पड़ेगी, किताबों को जिंदा रखना पड़ेगा, तो फिर धीरे-धीरे ये हो जाएगा। ज्यादातर लोगों का और मुझे लगता है सभी लोगों का यह मानना रहा है कि लिखने की जो कला है वो जन्मजात होती है और मुझे अपनी साहित्य में इसको ज्यादा अपनाया जाता है। आपको क्या लगता है लिखने की कला जन्मजात होती है या हम उसको डेवलप कर सकते हैं, सीख सकते हैं? आई थिंक दोनों चीज होती है, इंट्रिंसिक भी होता है। यू आर बॉर्न विथ क्रिएटिविटी, अगर आप उसको ऐसे ही छोड़ दोगे तो वो खुद भी डेवलप नहीं करने वाला। बट एट द सेम टाइम I don't know if I can say this, but if you're not born with that creative prowess, it does not mean कि अगर आप ट्राई करोगे तो आप लिख नहीं पाओगे। आई थिंक दोनों चीजों में कंसिस्टेंसी और प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। इफ यू कीप राइटिंग यू आर इवेंचुअली गोइंग टू गेट बेटर एट इट। किसी भी, और ये हर चीज पर लागू करती है। आप जैसे अगर मैं हमेशा मानती हूँ ना, ऐसा बोला जाता है योर फर्स्ट ड्राफ्ट इज योर वर्स्ट ड्राफ्ट। आई बिलीव दैट योर फर्स्ट ड्राफ्ट इज योर, क्योंकि जो पहली बार आपने लिखा है वो आपने दिल से लिखा है, वो आपके दिमाग में आपके दिल में आया और आपने वो लिख दिया। और मुझे ऐसा भी फील होता है कि जो भी मैं लिखती हूँ वो मेरा खुद का है, तो अगर उस पर वर्क किया तो वो बेटर हो सकता है, बट अगर वर्क नहीं किया तो फिर वो बहुत नेचुरल है। तो आई थिंक you just have to write to get better at writing. You have to keep writing to get better at it. It might be intrinsic, but then I say that practice is important to be a good writer. तो अगर मैं आपकी पूरी बात को सम अप करूं तो ये कहा जा सकता है कि लिखना सीखने के लिए लिखना सबसे ज्यादा जरूरी है। लगातार लिखना है, कंसिस्टेंसी मेंटेन करना है। Consistency maintain करना है। Again, if you are a writer, you don't have to maintain it. It just comes naturally. अगर आप writer हो तो you don't need a place to write. You don't even need a pen or paper to write. You just need to be somewhere. कभी कभी मेंटली लिख रही होती हूँ मैं। Sometimes it happens that I dream something and I wake up in the middle of the night and I feel like that was a great poem. I just record it in my phone. The next morning I work on it. So if you are a writer, you don't have to, मतलब if you are inherently a good writer, you don't have to try to be one. You just will write. I think that's what happened with me, and I've seen other people also doing the same thing. अच्छा, मुझे कविता लिखना सीख सकते हैं क्या, लिखना सीख सकते हैं, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। मुदित के बारे में मैं बता दूं कि मुदित जी कविताएं लिखना सिखाते हैं। तितलियां नाम से एक वर्कशॉप चलते हैं जिसमें वो कहानियां लिखना सिखाते हैं, जिसको पहले से फॉलो नहीं किया जा रहा है। ये बहुत नया है मेरे लिए। कविता लिखना, कहानी लिखना कहीं सिखाया नहीं जाता है, लेकिन मुदित जी ने और इनके जैसे ऐसे लोगों ने खुद चलाई है कि कविता लिखाना, कहानी लिखाना, उसकी बारीकियों को समझना भी ऐसे लोगों ने प्रारंभ किया। तो आप तितलियां और कविता लेखन वाली उन बोली की जो आपकी वर्कशॉप चलती है उसके बारे में कुछ बताएंगे? देखिए, एक तो ये बात हो रही थी कि जन्मजात होता है या वैसे होता है, तो हम जो बात कह रहे थे उसी बात को आगे बढ़ाते हैं कि ये ट्रेनिंग है बेसिकली। ये अगर आप इसको आर्ट मान के चल रहे हैं, अगर आपका कहना है कि कविता एक आर्ट की चीज है, आर्ट है, तो आर्ट में तो आपको ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी ना, और उसका स्किल साधना पड़ेगा। ऐसे ही नहीं कर सकते। आर्ट दरअसल वही चीज है जिस पे आप पारंगत हो जाए, है ना? तो कविता भी अगर एक आर्ट, एक क्राफ्ट का एक हिस्सा है, तो जाहिर सी बात है उसमें टेक्निक्स होंगी, उसमें बहुत सारी ऐसी बातें होंगी जो आपको समझनी होंगी, टेक्निकल डिटेल्स होंगी, उसका प्रोसेस होगा। तो
उसको समझाने के लिए या उसको बताने के लिए इस तरीके की वर्कशॉप्स होती हैं। क्रिएटिविटी या रचनात्मकता कोई दूसरा व्यक्ति आपको नहीं सिखा सकता, वो आपके खुद अपने अंदर विकसित करनी पड़ेगी। तो उसके लिए वो क्या कर रहा होगा विकसित करने के लिए, उसके लिए कुछ ऐसी छोटी छोटी कुछ टिप्स बता देता हूँ। तो मुझे और ऐसी कोई बात नहीं है जो पहले नहीं कही गई। आप लोग जो भी लोग पीछे सुन रहे हैं, आप लोगों के लिए एक सवाल है कि आपने कोई नई चीज लास्ट टाइम कब देखी थी जिसके बारे में आप कुछ नहीं जानते। जब आप ये सवाल अपने आप से पूछेंगे तो आपको जवाब बहुत मुश्किल से मिलेगा। आपको सब पता है कि ये बोतल है, इसके अंदर पानी है, ये खंबा है, ये टेंट है, कुर्सी है, कैमरा है। तो कोई नई चीज कब देखी जिसके बारे में आपको पता नहीं और आपने देख के बोले कि यार ये क्या चीज है, तो मैंने पहले कभी देखी। बहुत कम मामलों में आपको इसका जवाब मिलेगा। रचनात्मक दरअसल यही से आए। आप आपने ये बोतल देखी, चिड़िया ये बोतल कैसे देखती है, अगर आप ये सोचने लग जाए तो ये बोतल के माने आपके बन जाएंगे। एक फूल पर कोई तितली बैठी हो, लेकिन उसको कैसे, अगर उसकी तने पे चींटियां रेंग रही है तो वो चींटी उस तने को कैसे देख रही है। जब आप ऐसा सोचने लग जाएंगे या ऐसी चीजों से बात करने लग जाएंगे जो पलट करके आपको जवाब नहीं दे सकते। जैसे कि अभी मैं अगर स्पीकर को बोलूं कि क्यों भाई तुम यहाँ क्यों बैठे हो, तो अब वो क्या जवाब दे सकता होगा अगर वो बोल पाता तो जैसे ही आप उस डायरेक्शन में जाएंगे आपको एक नई दृष्टि मिलेगी, एक नया पॉइंट ऑफ व्यू मिलेगा, एक नया दृष्टिकोण मिलेगा। रचनात्मकता दरअसल नई दृष्टि और नई सृष्टि ही है। जैसे ही मैंने चींटी की आंख से फूल को देखना शुरू किया, वो फूल मेरे लिए उतना बड़ा हो गया। अगर मैं चींटी के हवाले से कविता लिखूं तो वो एक नई कविता निकलेगी जो कि पहले किसी ने नहीं लिखी। लिखा गया है, चींटियों पर बहुत लिखा गया है, लेकिन जब इस तरीके से इस नजरिए से मैं फूल को देखता हूँ तब ये पूरी पुरानी बातें एक तरफ हो जाती है और एक नई बात में शायद कहने की कोशिश करता हूँ। लिखने के लिए एक नया नजरिया अगर हमें लेना है तो दूसरे सबके नजदीक से कुछ चीजों को देखना होगा कि आंखें बनना है जो देख नहीं सकते, उन लोगों की आवाज बनना है जो बोल नहीं सकते। क्या बात है। एक बार ऑडियंस से हम प्रश्न ले लेंगे, सभी श्रोताओं से निवेदन है आपका अगर कोई प्रश्न हो तो पूछिए। रील्स का प्रकोप काफी हावी है। हाँ, कोई प्रश्न हमारे पास अगर कोई प्रश्न एक बार अपना हाथ ऊपर कर दीजिए। श्रोताओं से हम कुछ प्रश्न लेंगे। एक अभी हम चैलेंज की बात, एक चैलेंज ये भी है कि हम लोगों ने सवाल पूछना छोड़ दिया है। हमें जैसा जो मिल रहा है हम वैसा एक्सेप्ट कर ले रहे हैं, हम कभी सवाल नहीं पूछ रहे हैं। आज की वो एक सवाल उठा, देखा ये माइक पहुंचा दीजिए प्लीज। थैंक। हेलो। आवश्यक क्यों है इसका तो जवाब देने के लिए मैं बहुत छोटा हूं, अभी जो बढ़ रहा है या घट रहा है इसको मैं बता सकता हूं। ये आप देखिए कि आप किताबें पढ़ते हैं? जी सर। अमेजन से किताबें ऑर्डर करते हो? नहीं, मैं अमेजन। जैसे अभी मैं देहरादून लिटरेचर फेस्टिवल में गया था तो वहां पर वाणी प्रकाशन की जो सीईओ मैम है अदिति मैम, उन्होंने इसी बारे में बड़ी अच्छी बात कही कि पहले विश्व पुस्तक मेला हुआ करता था, लोग आते थे, किताबें खरीदते थे और चले जाते थे। उन जो किताबें तैयार करने वाले लोग हैं उनको नहीं पता होता था कि उनके पास कोई डेटा नहीं होता था कि हमारा पाठक कौन है।
और कहाँ ये किताब जा रही है। लेकिन जैसे ही जैसे प्लेटफॉर्म आए जिन्होंने ऑनलाइन डिलीवरी की सुविधा मुहैया कराई, तो किताबें वहां तक वो देखती है कि मणिपुर के लोग हिंदी किताब पढ़ रहे हैं, उड़ीसा में गांव है वहां पर हिंदी किताब पढ़ रहे हैं। तो जैसे ही टेक्नोलॉजी आज के समय में और बढ़ी है, तो दायरा एकदम अचानक से बढ़ गया है। किताबों की जानकारी आप फेसबुक पे अपने मोबाइल पे देख सकते हैं, इंस्टाग्राम पे देख सकते हैं। पहले के समय में आपको कुछ चुनिंदा स्टॉल पड़ता था, फिर पत्रिकाएं मंगानी पड़ती थी, पढ़ना पड़ता था। आपके हाथ में पहुंच गई है किताब की जानकारी। बस इतना है कि आप उसमें से कितना ले पा रहे हैं, कितना अपने लिए इस्तेमाल कर पा रहे हैं। जाहिर सी बात है, बड़ा ही है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। एक और प्रश्न ऑडियंस से, वर्तिका प्लीज माइक सामने रखिए, सामने। बहुत अच्छा सवाल है, ये बहुत बड़ा चैलेंज है नए लेखकों के लिए, क्योंकि जो बहुत से ऐसे ट्रेडिशनल पब्लिशर्स हैं, वो नए प्रकाशकों, नए राइटर्स को उतनी आसानी से मौका नहीं देते, क्योंकि प्रकाशक अपनी उसमें एक पूंजी लगाता है, और कोई नया व्यक्ति जैसे ही आएगा तो वो उसमें अपनी पूंजी लगाकर के उस पे दांव क्यों खेले, एक बड़ी एक समस्या, जो वाजिब समस्या है। तो फिर ऐसे में नया राइटर कहाँ जाएगा, है ना? तो बहुत सारे अब ऐसे सेल्फ पब्लिशिंग के प्लेटफॉर्म हो गए जिसमें आप स्वयं छपवा सकते हैं। जी सर। उसमें भी बड़ी एक समस्या ये है कि आपके मुताबिक वो किताब नहीं छापते, कि आपको किस क्वालिटी का पेपर चाहिए, किस क्वालिटी का आपको कवर चाहिए। तो उसमें आपकी जरूरतें जो हैं वो नहीं समझ पाते। तो आपको कुछ ऐसे पब्लिशर आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे जो आपके आसपास हो, जिनको आप जानते हो। और बहुत अच्छी बात है अगर कि आपके झांसी में ही कोई अगर एक प्रकाशक हो जो ऐसे नए लोगों को मौका देता हो। आपको तो केवल किताब चाहिए ना। जी जी सर। और आजकल के आप खुद भी पब्लिशर बन सकते हैं, आज की डेट में इतना आसान है, बशर्ते आपको प्रिंटिंग की समझ थोड़ी हो जाए, थोड़ी सॉफ्टवेयर की थोड़ी समझ हो जाए, जी खुद का प्रकाशन भी शुरू कर सकते हैं। जी सर। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात जो है वो ये आपको देखना है कि आपका किताब छपाने के पीछे उद्देश्य क्या है। क्या ये किताब आप अपने लोगों के लिए ही छपा रहे हैं? क्या ये किताब आप केवल अपने लिए छपवा रहे हैं? क्या ये किताब आपको एक सेलिब्रिटी राइटर बनने के लिए उद्देश्य से छपवा रहे हैं? जी सर। उसको फिर वैसे फॉलो करना पड़ेगा। आपको सेलिब्रिटी राइटर बनना है तो आपको बड़े पब्लिकेशन हाउस के पास जाना पड़ेगा। उनके हिसाब से आपको उतनी मेहनत करनी पड़ेगी। वो नहीं, अभी आपके कंटेंट में उतना दम नहीं, हमारे यहाँ से छपना है तो भाई मैं पब्लिश। हाँ बोलिए। तो ये है कि अभी जैसे मैंने कहा कि अभी हम बच्चे हैं लिटरेचर की दुनिया में, साहित्य की दुनिया में। जी सर। वो तो पब्लिशर तो बड़ा है ना, पर उसके लिए तो कंटेंट उतना दमदार नहीं है। अगर आपको लगता है कि आपका कंटेंट उतना दमदार है, जी सर, तब आप थोड़ा सा परेशान होंगे, थोड़ा सा आपको कोशिशें करनी पड़ेगी। 50 जगह मैन्युस्क्रिप्ट लेकर के आप जाएंगे, वहां से रिजेक्शन आएंगे, लेकिन आपको पता है कि मेरा कंटेंट है, जी, तो एक ना एक दिन ऐसा जरूर पब्लिश कर देगा। लेकिन जब आपको इस चीज का रियलाइज हो जाए नहीं आ रही है, जी, हाँ, फिर आपको किताब पब्लिशर्स के पास जाना पड़ेगा। ओके। अच्छा भव्या, आप एक जी सर। पब्लिश्ड। हाँ मुदित। थैंक यू सो मच सर। हाँ बताएंगे। ठीक। बस इतनी सी बात है कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको अभी किताब छपवानी है और अभी आप का कंटेंट आपको खुद को भी अभी समझ नहीं है, तो किसी मेंटर को तलाशिए। यस सर। जो आपको बता सके कि हाँ इसमें अभी इस चीज की कमी है, इसमें काम करेंगे तो थोड़ा सुधर जाएगा, और ये प्रोसेस चलने दीजिए। किताब छपाने की बिल्कुल जल्दी मत कीजिए, अभी बहुत समय है किताब छपाने के लिए। पहले समझिए चीजों को, तो मजा आएगा। इस प्रोसेस का आनंद लीजिए कुल मिलाकर। जी सर, थैंक यू सो मच। अच्छा भव्या, आप एक पब्लिश्ड ऑथर हैं। हाँ जी, ऑडियंस से जरूर प्रश्न एक बार।
जब तक माइक थैंक यू हेलो So, hello. Is it working? So this is internet. Hello. Can you listen to me? या आई कैन So, this is internet ka age, right? One thing that internet does is it gratifies you also, it humbles you also. अगर इंटरनेट पे कुछ लिख के डाल रहे हो, लोग आपको बहुत जल्दी बता देंगे आपका काम अच्छा लगा या अगर उनको आपका काम बुरा लगा. The difference is आपको पता है कि आप पढ़े जा रहे हैं. So now when I put something out, I criticisms out there which are supposed to make me feel bad if they don't because I know कि कोई पढ़ रहा है. पढ़ते पढ़ते there will be this one piece that will stand out. It's like सिनेमा घर जाते हैं कोई सिनेमा देखते हैं. One movie is ought to be bad, one movie is ought to be a hit. और लोग क्रिटिसाइज करेंगे. क्रिटिसाइज कर रहे हैं इसका मतलब है आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं और देख रहे हैं मूवी जाके. इट्स द सेम विथ राइटिंग ऑल्सो. But again, that goes to show that you are being read. I think that is what is important. इसी बात का जवाब मैं आपको और देना चाहूंगा. दरअसल आपने जो सवाल पूछा ना उसमें एक तो खैर वो नहीं सुन रही हैं तो हाँ बैठ जाइए. दरअसल इसमें एप्रिसिएशन क्रिटिसिज्म के साथ एक और चीज है वो है ट्रोलिंग जो कि आज के समय में बहुत हो रही. क्रिटिसिज्म इज वेरी गुड, ट्रोलिंग में आपको ध्यान नहीं देना, ठीक है. और इस बात को मान लेना है कि दुनिया में किस्म किस्म के लोग हैं, इसी दुनिया में है, दूसरी दुनिया की तो हम बात ही नहीं कर रहे हैं, इसी दुनिया में है. आप कुछ भी अच्छा करने जाएंगे 50 लोग आएंगे बोलेंगे कि यार ये तो ऐसा है वैसा है, ठीक है. क्रिटिसिज्म तब होगा जब आपको एक कंस्ट्रक्टिव फीडबैक मिले, कोई आपको बताए कि इसमें ये गलत है, इसको ऐसे सुधार सकते हैं, इसको ऐसे देख सकते हैं, इसको ऐसे सीख सकते हैं, इनको पढ़ो उनको पढ़ो. अगर कोई ये व्यक्ति इस लिहाज के साथ आपका क्रिटिसाइज कर रहा है तो उसका स्वागत कीजिए, बिल्कुल मत डरिए, बिल्कुल उसको वेलकम कीजिए. अप्रिसिएशन दोनों के साथ ये भी एक मामला है. बहुत ज्यादा अप्रिसिएशन मिल रहा है उसको थोड़ा कम करके रखिए. दूसरा ये देखिए कि अप्रिशिएट जो कर रहा है व्यक्ति वो व्यक्ति कौन है, उसको आपके विषय की आपके कंटेंट की कितनी समझ है. सेम ऐसे ही क्रिटिसिज्म के साथ भी होगा कि आपने घर में सुनाई कविता, 50 लोग आपके फैमिली में बैठे हैं गैदरिंग में, आपने कविता सुनाई और 50 ने बोल दिया कि अरे वाह वाह यार क्या कविता लिखी. तो उन लोगों को क्या कल मेरी कविता के बारे में हाँ एक फील गुड के लिए अच्छा लग रहा है तो आपने मान लिया. तो जब आप ऐसे लोगों के साथ उठना बैठना शुरू करेंगे, ऐसे लोगों के साथ अपना अपना आएंगे तो ये जो एप्रिसिएशन है वो भी फिल्टर होगा, जो क्रिटिसिज्म है वो भी फिल्टर होगा और आप ग्रो कर पाओगे. तो के लिए जीवन में वैसी रचनात्मकता के लिए समय बहुत कम है, आपको इन सब चीजों में ध्यान नहीं देना है, अपना काम केवल और केवल रचनात्मकता में लगाना है. अच्छा भव्या, आप एक पब्लिश्ड ऑथर हो और अभी वन ऑफ आवर ऑडियंस उन्होंने पूछा कि प्रकाशक ऐसे मांगते हैं, ये सारी समस्याएं आ रही है. तो जब आपकी किताब छप रही थी, आप किताब छपवाना चाह रही थी, तो आपको कैसे इस राह में आगे बढ़ना है, क्या क्या चुनौतियां आई किताब छपने में? हेलो. सो बिकॉज अगेन बहुत डेस्परेट थी कि मेरी बुक छपे. मैंने बहुत बार सोचा खुद पब्लिश करने का, बट देन आई न्यू कि मतलब मेरा ज़मीर मुझे अलाउ नहीं करेगा कि मैं खुद से अपनी बुक पब्लिश करूं. सो आई वाज वेटिंग फॉर समबडी टू रीच आउट टू मी एंड व्हेन दे डिड, ऑल्दो आई रियलाइज्ड कि जैसे राइटर्स होते हैं ना, छोटे राइटर्स हैं, नए राइटर्स हैं, पब्लिकेशन हाउसेस आर आल्सो स्मॉल, दे आल्सो वांट टू गेट बिगर. So it's okay if it's not random, if it's not Penguin Random House, reaching out to you. It's okay if publishers are small because they also want to, work with good authors. So अगर आप नए हो लिखने में,
इतने रीडर्स नहीं है, गो फॉर स्मॉल पब्लिशर्स, दे आर गुड ऑल्सो समटाइम्स. One thing that's good with publishing with publishing houses is that अगर आप खुद पब्लिश कर रहे हो, your circle is very small. Everything will be on you. You have to do advertisement and everything. But अगर आप कैसे publishing houses के साथ हो, it's not just you who wants your book to do good. It's also the publication house. So they will also try their very best to get into it. And fortunately, the publishing house that I worked with, they were very good. We didn't, matlab, they asked for optimum amount, and it was very flexible. You don't, you cannot write and publish if the situation is strict. You have to be flexible like that. So go for small publishers, I'd say. And Instagram is a place where there are a lot of publishing houses that are just very new, and say you reach out to them, and they are often very quick to reply also. सर मेरा मेरा एक ये प्रश्न है कि हिंदी साहित्य पहले से ही रहा है, बड़ा प्रखर रहा है, और पहले जितने भी हमारे साहित्यिक लेखक रहे हैं, जैसे मुंशी प्रेमचंद जी हैं या अन्य जो भी छोटा करके एक बार पूछ लिया, प्रश्न यही है इनके प्रश्न को समझो कि आज का जो साहित्य है वो आम जनमानस से मेल जोल नहीं खा पा रहा है। देखिए, आपकी चिंता वाजिब है और ये चिंता होनी भी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि पूरी जो पीढ़ी है वो इस बारे में नहीं सोच रही है। बहुत से ऐसे राइटर हैं, अगर आप जसिंता करकेटा को पढ़ेंगे, उनकी कविताएं आप पढ़ेंगे, तो आपको एक आदिवासी के भीतर क्या गांव को लेकर के, जंगल को लेकर के, जमीन को लेकर के क्या चिंताएं हो रही है, उनकी कविताओं में जाहिर सी बात है दिखेगा। हाँ, ये हो सकता है क्योंकि अभी जो दौर बदल रहा है सर, देखिए, है ना, पहले जो दौर था जब प्रेमचंद भी लिख रहे थे, वो दौर की आप कल्पना कीजिए और आज के दौर की आज कल्पना कीजिए, तब की समस्याएं अलग थी। आज के समय से अभी के समय की समस्याएं अलग है। उसको again उस फॉर्मेट में लेकर के आना, है ना, वो हमको काम करना है। कम लोग कर पा रहे हैं, जाहिर सी बात है, बहुत एक बड़ा तबका नहीं है। इसलिए शायद जैसे आपने प्रेमचंद जी का नाम लिया, तो इसलिए उसके बाद आप किसी का नाम नहीं ले पा रहे हैं, है ना। उसके बाद ऐसे और कौन, उनकी पीढ़ी के बाद ऐसे कौन ऐसे राइटर दो चार नाम जो अभी है मौजूद है, जो अभी लिख रहे हैं, समकालीन लेखकों की बात करें तो वो उसमें एक तो वो समस्या रहेगी ही कि वो वैसे लोग कम होते चले जा रहे हैं, और जो पॉप कल्चर डेवलप हो रहा है, जो कि अगेन मार्केट इसमें बड़ी भूमिका अदा करता है सर। जैसा लोग पढ़ना चाह रहे हैं, जैसी किताब बिक रही है, वैसे ही पब्लिशर पब्लिश कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे पब्लिशर ऐसे भी हैं जो इन चिंताओं को भी पब्लिश कर रहे हैं। तो ये थोड़ा सा स्केल बैलेंस नहीं हो रहा है, बट ऐसा नहीं है कि नहीं हो रहा है। बिल्कुल, आप एक्सप्लोर करेंगे तो बहुत ऐसे नए राइटर्स भी आपको मिलेंगे।
हम अपनी चर्चा परिचर्चा को विराम दें उससे पहले झांसी के युवाओं को समकालीन ऐसे कौन से लेखक हैं हिंदी और अंग्रेजी बोर्ड में जिनको पढ़ना चाहिए, जिनसे वो साहित्य से जुड़ सकते हैं। इसके अलावा आप दोनों किसको पढ़ते हैं, कुछ पर्सनल सजेशन, आपको कौन से लेखक पसंद है, आपको कौन सी किताबें पसंद है, और झांसी के युवाओं को हिंदी अंग्रेजी अपने साहित्य की किताबों से कौन से ऐसे चुनिंदा लेखक पढ़ना चाहिए। आई डोंट थिंक कि किसी और के फेवरेट ऑथर्स को यू कैन मेक समबडी एल्सेस फेवरेट। अगर मैं अपनी खुद की बात करूं तो आई I'm more into poetry. I like Dilip Chhitre. I like Arun Palatkar ki poetry. Writes both in Marathi and English. I like reading Jerry Pindo, and उनकी poems are also very nice. The novels are also very good. अभी हम कुछ टाइम पहले बात कर रहे थे कि जैसे गुड पोएट ऑलवेज राइट्स अबाउट थिंग्स दैट यू ऑलरेडी नो। इंग्लिश में एक चीज बोली जाती है, गुड पोएट ऑलवेज डीफैमिलियराइजेस द फैमिलियर, विच इज टू से जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं तो जेरी पिंटो की एक पोएम है, 4 लाइन की पोएम है, इट्स कॉल्ड विंडोज, जिसमें वो ऐसा कहते हैं कि एक विंडो है हमेशा स्क्वायर रहेगा, उसके बाहर से सिर्फ एक इंसान ही सर निकाल कर देख सकता है और उसके अंदर एक ही बादल आ सकता है। तो व्हाट इज सो ओपन अबाउट विंडोज, दैट इज वेयर द पोएम एंड्स। This is something all of us have like thought about. We have all looked at windows and we have had our thoughts to write a poem about it. So these are some of the writers that I read. I like reading Rohinton Mistry also. I really like the novels that they do, that they write. So I think you have to read to know who you should read and who your favorite author should be. So I would just say, Padho. If you keep reading, you'll realize who you like, what style of writing you like, and then you'll write also. So just get into reading, and that would be it. हिंदी में जो भी लोग सुन रहे हैं उनके लिए बता देता हूँ। हालांकि भव्या जो बात कह रही है वो एकदम सही बात है, लेकिन कहीं से तो शुरू करे आदमी, क्या ऐसे रैंडम कहीं से भी उठा करके, तो फिर उससे आप दूर भी जा सकते हैं किताब के, है ना। उसका नुकसान एक ये भी होता है। तो मैं जिनको बहुत पसंद करता हूँ वो है विनोद कुमार शुक्ल। उनकी किताब है दीवार में खिड़की रहती थी, वो इतनी सुंदर किताब है। वो आप वैसे उसको बस कहीं मतलब ऑनलाइन मिल जाएगी, बुक स्टॉल में कहीं मिले तो बस उठा लीजिए और अपने पास रख लीजिए और चलते फिरते उसके पन्ने पलटते रहिए, पढ़ने का सुख मिलेगा। जैसे ये सुख मिलना शुरू होगा ना आपको, फिर आप और पढ़ने की तरफ आएंगे। तो विनोद कुमार शुक्ल हैं, नरेश सक्सेना जी की कविताएं आप पढ़ सकते हैं, राजेश जोशी हैं हमारे भोपाल से, कमल जी हैं, इनकी आप पढ़ सकते हैं। नए लेखकों में अभी जो फेमस हैं उदय प्रकाश दुबे यहाँ पर आए हुए हैं, कल शायद आपको उनको सुनने का मौका मिलेगा, उनकी किताबें हैं यहाँ पर। तो मतलब शुरुआती स्तर के लिए मैं बता रहा हूँ कि आप इनसे जुड़ सकते हैं, बाकी फिर आपको अपनी पसंद खुद ही विकसित करनी पड़ेगी। अच्छा, ऑडियंस के लिए एक सजेशन है, हमने वहां पर बुक स्टॉल्स लगवाए हैं, कुछ बुक स्टॉल्स बाहर से भी आए हैं, कुछ अलग तरह की किताबें आपको देखने मिलेंगी। आप एक बार कम से कम इनको देखिए जाकर। आप लोग आए और हमें सुना, थैंक यू सो मच। Thank you everyone. Thank you, Bhavya. Thank you.